ये जो रिसेंट यूएई प्रीमियर आए इंडिया में न्यू दिल्ली में मोदी जी के साथ बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, इसको लेके बहुत सारा मीडिया में एक्साइटमेंट है। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मीडिया हाउस में भी बहुत लिखा लिखी चल रहा है इसको लेके। लॉट ऑफ मीडिया हाउसेस, लॉट ऑफ थिंक टैंक्स एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूट सच एज मैं नाम ले रहा हूँ, CSIS, एटलस इंस्टीट्यूट, अरब सेंटर, चैथम हाउस, ऑल ऑफ देम आर रिपोर्टिंग very detailed, very elaborate, very insightful articles are being published, cases are being published. And the meeting between New Delhi and UAE is being viewed under the light of कि UAE के साथ KSA का एक divergence of strategic interest हो गया है in the areas of economic cooperation, in the areas of in the regional geopolitics, in the area of their foreign policy approach as well. इसीलिए UAE is out looking for partners and all, यानी कुछ हद तक सही भी है। मेरा पॉइंट जो है, जिस कारण मैंने वीडियो बनाया, वो एक पॉइंट है जिसको लेके कोई भी नहीं बात कर रहा है, तो ये मेरे दिमाग में अचानक से आया एंड आई थॉट बहुत दिन के बाद, बहुत दिन ऐसे वीडियो बनाया भी नहीं, तो बहुत दिन के बाद एक वीडियो बनाते हैं कि जो मेरा पॉइंट मेरे दिमाग में है उसको लेके थोड़ा बात करें, आपके सामने थोड़ा प्रेजेंट करें। ये जो रिफ्ट है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इसको सब जितना भी थिंक टैंक्स है, जितना भी पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स है, एवरीबडी इज लुकिंग एट इट प्राइमरली as a result of a personality rift between the premier of Saudi Arabia and the premier of UAE. My mind, हाँ ये कुछ हद तक तो सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्सनैलिटी ड्रिवन रिफ्ट नहीं है। स्पेशली टू मोनार्किक, सेमी मोनार्किक काइंड ऑफ अ सेटअप तो हो ही सकता है, बट इट इज़ नॉट जस्ट दैट। यही मेरा सबमिशन है। मेरा सबमिशन है कि दिस इज़ लेस अ पर्सनल रिफ्ट एंड मोर अ स्ट्रक्चरल रिफ्ट। और ये एक चीज़ है जिसको लेके कोई नहीं बात कर रहा है, उसको लेके मैं आपके सामने एक ये वीडियो बना रहा हूँ, विच इज़ दैट दिस इज़, एंड मार्क माई वर्ड्स, आई कुड बी रॉन्ग, दिस इज़ अ पोस्ट ईरान स्क्रैम्बल, विच इज़, इट्स अ प्रीएम्प्टिव स्क्रैम्बल, इट्स अ प्रीएम्प्टिव रीअलाइनमेंट विच इज़ हैपनिंग पोस्ट ईरान। मान लीजिए ईरान कल ईरान का रेजिम नहीं रहा, क्या होगा? Who are the ones that are going to lose out the most? Number one who's going to lose out the most is Saudi Arabia. Saudi Arabia is going to lose out the most because United States का ऑयल के ऊपर इंटरेस्ट, सऊदी अरेबियन ऑयल, दैट प्रोटेक्टेड ऑयल, उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, बिकॉज नाउ यूनाइटेड स्टेट्स वुड हैव एक्सेस टू इरानियन ऑयल। ईरान का रेजिम खत्म हो जाएगा, मतलब एज्यूम करें कि यूएस फ्रेंडली एक कोई ऊपर में बैठा देंगे उसको, तो यूनाइटेड स्टेट्स माइट लूज, एंड माइट नहीं लूज करेगा। गिवन डोनाल्ड ट्रम्प्स पर्सनैलिटी, यूनाइटेड स्टेट्स वुड लूज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट विच दे हैव फॉर सऊदी अरेबियन ऑयल। So Saudi Arabia is one country that is going to suffer. Number two country that suffers is going to be Pakistan. Because पाकिस्तान का वैल्यू यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल एशियन एक्सेस देते हैं, अफगानिस्तान का एक्सेस देते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कल को ईरान अगर यूनाइटेड स्टेट्स के कैंप में रहेंगे तो पाकिस्तान का ज़रूरत नहीं है। एक तरह से ईरान यूनाइटेड स्टेट्स को वार्म वाटर पोर्ट्स का भी एक्सेस देंगे थ्रू पर्शियन गल्फ, एक तरह से ईरान डायरेक्ट तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान सबका एक्सेस देंगे बिकॉज ऑफ कॉमन वाटर। सो पाकिस्तान लूजेज आउट। The third country that loses out is Turkey. Turkey loses out. टर्की में यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि टर्की इज यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेस टू कॉकेशस। कल को अगर ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के कैंप में आ गया तो ईरान इज गोइंग टू प्रोवाइड एक्सेस टू अजरबैजान, आर्मेनिया, कॉकेशियन रीजन। सो टर्की लूजेज आउट। सो इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे सऊदी अरेबिया हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट वोकल वॉलंटियर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को बार बार बोले जा रहा है कि ईरान को अटैक मत कीजिए, ईरान को अटैक मत कीजिए। ओके, सो KSA, which is Kingdom of Saudi Arabia, Pakistan and Turkey stands to lose out the most। कल को अगर ईरान को कुछ हो गया, ईरान का ये प्रेजेंट regime चला गया, दूसरा कोई आ गया, so Iran in a lot of way, Iranian regime in a lot of way, by just being there is of a lot of indirect help to Pakistan and Saudi Arabia and Turkey, जो कि कल को नहीं रहेगा। Hence this rush for Islamic NATO, hence this rush for पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया टू क्रिएट एन अलायंस। टर्की के साथ एडवांस स्टेजेस में बात चल रहा है, टर्की कल ज्वाइन करेगा, प्रॉबली दे विल ट्राई टू ड्रैग इन इजिप्ट एंड सीरिया ऑल्सो इन अ लेटर डेट। नाउ ईरान के बाद फिर क्या हो रहा है? सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की लूज कर रहा है, देन इजराइल बिकम्स अ बिग बेनिफिशियरी। Israel becomes a sort of undisputed power in the undisputed champion, undisputed big power in the Middle Eastern region. Now, and अगर Now, if Israel becomes the undisputed power in the Middle Eastern region, और इस साइड से अगर KSA and
Pakistan and Turkey are trying to align to create a kind of an Islamic NATO, then Israel would want to balance Turkey out in some other way, other way. So what this guys are doing is now Israel, UAE, and hence UAE is, so if you have a Pakistan and then you have an India, then India can balance out Pakistan. If you have a UAE which can balance out Saudi Arabia by preventing Saudi predominance of the Yemeni region, which is what is happening. Saudi और UAE का problem चल रहा है यमन को लेके primarily. It is going to be an advantageous situation for Israel. Now Israel बाद में क्या करेंगे? The same way Turkey is going to try and get Syria and Egypt into the Islamic NATO, so-called Islamic NATO, probably. Israel is trying to get Cyprus and Greece into this alliance. So we could be looking at an Egypt, Syria, Turkey, Saudi Arabia, Pakistan alliance. Could be. I am not saying it is going to happen. Could be. At the other end, we could have a Greece, Cyprus, Israel, UAE, India alliance. And this is how they are sort of scrambling. This is their preemptive scrambling. This is their preemptive realignment scrambling, anticipating the fact that there could be a problem with the Iranian regime tomorrow or the day after tomorrow, whenever Donald Trump changes his mind, removes, like kind of gets distracted from whatever is holding his attention now and again suddenly chooses to refocus on Iran. Could happen. अगर ईरान का कुछ हो जाता है तो ये जो अलाइनमेंट लेके अभी जो अलायंस लेके हम लोग बात कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, देन दिस अलायंसेस आर गोइंग टू कम इनटू द फोरफ्रंट. अगर ईरान को कुछ नहीं होता है तो मेरे को लगता नहीं कि ये जो अलायंस हो रहा है, Saudi Arabia and Pakistan and Turkey at one end and Israel, UAE and India at one end, ये लाइमलाइट में आएंगे. So my guess is as long as current Iranian regime stays, this alliance or these sort of loose clumping, so to speak, are going to stay under the radar. They are going to remain dormant. If tomorrow something happens to the Iranian regime and the Iranian regime falls, then they are going to come into the forefront. So timing पे लाइन कर रहे हैं. आप देखिए Iranian protest, Yemen में clash, Saudi Arab striking UAE facilities in Yemen, इधर से सऊदी अरेबियन और पाकिस्तान का टॉक्स, ये सब पॉइंट मैंने लिख के रखा है छोटा डायरी में. ओके, अचानक से टर्की बीइंग पुल्ड इनटू देयर टॉक्स, देन सडनली यूएई रशिंग इनटू इंडिया फॉर टॉक्स. all of this that is happening, while the think tanks and the institutions would want us to believe that this is the personal rivalry between the Premier of Saudi Arabia and the Premier of UAE, my take is that this is a structural problem. This is a structural game plan which is being affected. This is a classic realignment which is happening. This is a preemptive realignment. These powers are all taking into account the fact that if Iranian regime tomorrow is not there anymore, then the entire Middle Eastern equation is going to change, and so they are putting on their cards and placing their pieces on the Middle Eastern chessboard accordingly. That's all for now. Stay sharp.